अस्सलाम वालेकुम। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हमारे पास है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और आदम जी कम्प्रिहेंसिव पेपर में ये आए हुए भी हैं और 10 ईयर के हिसाब से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो कार्नोट इंजन का न्यूमेरिकल है। कार्नोट इंजन से रिलेटेड फार्मूले यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिए हैं। हाई टेम्परेचर या हॉट टेम्परेचर की बात होती है न्यूमेरिकल्स में तो उसको T1 से डिनोट किया जाता है। कूल टेम्परेचर और लो टेम्परेचर की बात होती है तो T2 से डिनोट किया जाता है। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है। एफिशिएंसी को ई से डिनोट करते हैं। फार्मूले जो हैं हमारे पास ये तीनों मैंने फार्मूले से रिलेट जो हैं कार्नोट इंजन के टेम्परेचर से रिलेट जो है यहाँ पे लिखती हैं। अच्छा, टेम्परेचर की यूनिट जो है एसआई सिस्टम में केल्विन होती है। अगर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो आपको 273 ऐड करना पड़ेगा। डेटा बनाते हैं सबसे पहले हम। तो कार्नोट इंजन हु लो टेम्परेचर हमारे पास दे दिया है 200 केल्विन। केल्विन में पहले से मौजूद है तो सेंटीग्रेड में लाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एफिशिएंसी हमारे पास दे दिए, एक एफिशिएंसी हमारे पास 50% दे दी है, दूसरी एफिशिएंसी हमारे पास 75% दे दी है। और ये बोल रहा है हाउ मच टेम्परेचर ऑफ कूल रिजर्वायर, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर जो है हमारे पास वो कितना डिक्रीज होगा एफिशिएंसी बढ़ाने से। और हायर टेम्परेचर हमें क्या दे दिया है, सवाल में कांस्टेंट दे दिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखें एक बात अपने जहन में आप रख लें। यहाँ पे जो हमारे पास T2 जो दिया हुआ है वो 50% पे दिया हुआ है हमारे पास। अगर हम यहाँ से T1 निकाल लेते हैं तो वही T1 हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, 75 पर। ये कहाँ से हमें बात पता चल रही है, इफ द हायर टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेंस कांस्टेंट। हायर टेम्परेचर यानी कि T1 जो है दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो कोल्ड टेम्परेचर है यानी कि लो टेम्परेचर है वो कितना परसेंट डिक्रीज होगा। एक तो दिया हुआ है 75 के लिए निकालेंगे हम। तो 75 के निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले T1 होना चाहिए। यहाँ हम फार्मूला लगा देते हैं, T1 यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी हमारे पास 50 दे दिया है, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। T2 हमारे पास कितना दे दिया है, 200। 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 50 डिवाइड बाई 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 10 क्या आ जाएगा, 0.5। T1 वाली वैल्यूज को एक जगह बुला लेंगे और जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 माइनस 0.5 तो क्या आ जाएगा, 0.5 T1। 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा। और 200 को जब हम 0.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। आगे की जानिब चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हम क्या करेंगे, T1 तो हमारे पास कैलकुलेट हो गया है। अब क्या करते हैं, हम T2 डैश निकालते हैं। एक T2 हमें गिवन था 200 केल्विन, एक T2 हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 75 एफिशिएंसी पे। सर T1 इसमें क्या रखेंगे, सवाल ये पैदा होता है। देखें उसने यहाँ पे सवाल में बताया हुआ है हायर टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम T1 यहाँ पर ही रखेंगे और इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, T2। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। तो इस यहाँ पे सिर्फ क्या फर्क आ जाएगा, एफिशिएंसी जो है यहाँ पे हमारे पास 2 रखी जाएगी और वहां पर एफिशिएंसी जो रखी गई थी वो हमारे पास क्या रखी गई थी, 1 रखी गई थी। तो यहाँ जो एफिशिएंसी रखेंगे हम 2 रखेंगे और वहां पर एफिशिएंसी हमने 1 रखी थी। अच्छा जी, 75 आ जाएगा एफिशिएंसी की जगह पे और T1 की जगह पे क्या रख देंगे हम, 400। 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 75 को जब 100 से डिवाइड करेंगे 0.75, 400 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। 0.75 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 300। नंबर्स को एक जानिब कर देंगे, 400 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि T2 हमने निकाल लिया 75 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले टेम्परेचर कितना था, कोल्ड टेम्परेचर हमारे पास कितना था 200, फिर हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब कितना फर्क आया, कितना डिक्रीज हुआ हमारे पास टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे डेल्टा T2 माइनस T2 डैश। हमने जो 75 से जो निकाला है टेम्परेचर उसको T2 डैश से डिनोट किया है तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 केल्विन। 200 में से जब 100 माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 केल्विन। अब दूसरे न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो कैपेसिटर का न्यूमेरिकल दे दिया गया है। कैपेसिटर हमारे पास दे दिया है 100 पिको फैराड और इसके चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 50 वोल्ट दे दिया है। तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास फार्मूला है तो वो इस न्यूमेरिकल में जो फार्मूला लग रहा है वो लग रहा है Q इक्वल टू CV
और Q की यूनिट हमारे पास क्या होती है, Q इज चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारे पास कूलम, और V क्या होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जा सकता है इसको, और वोल्टेज भी कहा जाता है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, और C क्या है हमारे पास कैपेसिटेंस, जो हमारे पास किससे डिनोट किया जाता है, इसकी यूनिट जो होती है फ्राड होती है। सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास C1 जो है हमारे पास 100 पिकोफराड दे दिया है, ठीक है बेटा, और इसका जो वोल्टेज है V1 वो हमारे पास क्या दे दिया है, 50 वोल्ट दे दिया है। फिर हम क्या करते हैं, इस प्लेट को कनेक्ट कर देते हैं 35 की वोल्ट से, यानी कि 35 वोल्ट बैटरी से हम जब इसको कनेक्ट करते हैं तो हमें कैपेसिटेंस बतानी है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर। यहाँ पे एक कैपेसिटर की बात हो रही थी जो हमारे पास 100 पिकोफराड का था, उसके साथ जो वोल्टेज थे 50 वोल्ट्स थे। इट्स प्लेट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल में दूसरे किसी कैपेसिटर से इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि C1 को C2 से कनेक्ट कर देते हैं, और उधर जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं 35 दे रहे हैं, तो ये पूछ रहा है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। हमें C2 इसमें रिक्वायर्ड है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, द चार्ज ऑफ C1 व्हेन द चार्ज इज सेपरेटली, जब चार्ज सेपरेट है तो वहां पर हम क्या कर लेते हैं, जब हमारे पास कैपेसिटर सेपरेट हैं तो वहां पर हम सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1। C1 हमारे पास क्या है 100 है, और V1 हमारे पास क्या है 50, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50 100। अब क्या करते हैं, जब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है तो उस कैपेसिटर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, 35 से कनेक्ट कर दिया है। तो जब कनेक्ट करने के बाद इसका हम क्या निकालते हैं, चार्ज निकालते हैं, तो C1 हमारे पास 100 हो जाएगा और वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। पहले कैपेसिटर को 100 दिया जा रहा था, जब उसको दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया तो उसका वोल्टेज हमारे पास क्या आ गया 35 आ गया। अब यहाँ से जो हमारे पास आ रहा है 3500 पिकोफराड आ गया है चार्ज। अच्छा, अब हमें कैपेसिटेंस मालूम करनी थी, लेकिन हम वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों मालूम कर रहे हैं, कैपेसिटेंस में डायरेक्टली हम ये फार्मूला लगाते और मालूम कर लेते, लेकिन कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें चार्ज चाहिए था। अब जाहिर सी बात है 500 चार्ज 50 चार्ज यहाँ पे रिक्वायर्ड था और 3500 चार्ज यहाँ पे रिक्वायर्ड था, इसका मतलब 1500 कहाँ गया, C2 में कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मालूम करेंगे सबसे पहले कि कितना चार्ज हमारे पास रहा है, यानी कि Q1 में से हम माइनस कर देंगे Q1 प्राइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500, यानी कि Q2 जो होगा हमारे पास वो 1500 पिकोफराड होगा। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, C2 हमें मालूम करना, तो यहाँ फार्मूला लिख देंगे Q2 इज इक्वल टू C2 अपॉन V मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। Q2 हमारे पास 1500 है, 1500 को 35 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी C2 के अंदर 42.86 पिकोफराड। मजीद सवाल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो हमें सवाल दिया गया है वो म्यूचुअल इंडक्शन का है। तो म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड सारे फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। E4 EMF होता है हमारे पास, और EMF की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। यहाँ पे मैंने सारी बातें लिख दी हैं। N क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और यूनिट भी यहाँ पे मैंने शो कर दी है। यहाँ पे ये 5 फार्मूले हैं, पांचों फार्मूले आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने से पहले। आगे की जानिब बढ़ते हैं, सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। तो सवाल के अंदर सबसे पहले हमें EMF दिया हुआ है, और EMF हमारे पास कितना दे दिया 45 मिली वोल्ट। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, डायरेक्ट आप बराबर में 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं, या मिली से खत्म करने के लिए 1000 से हम डिवाइड भी करवाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.045 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 500 नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए हैं, और करंट जो है व्हेन द करंट जो पास हो रहा है, पहले जो करंट था यानी कि इनिशियल करंट जो था वो 100 एम्पियर था, और बाद में क्या करंट हो गया 4 एम्पियर हो गया। तो पहला करंट हमारे पास क्या है 10 एम्पियर, और I2 क्या आ जाएगा 4 एम्पियर। करंट कभी माइनस में तो होता नहीं है, तो हम ज्यादा में से हमेशा कम को माइनस करेंगे। तो 6 एम्पियर करंट का क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। पहले 10 था, फिर 4 हो गया, तो कितना करंट चेंज आया हमारे पास 6 एम्पियर का चेंज आ गया। टाइम जो है वो हमारे पास क्या दे दिया है 0.2 सेकंड दे दिया गया है। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन हमें मालूम करनी है। म्यूचुअल इंडक्शन को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है M से डिनोट करते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मालूम करना है। देखें, जब भी किसी चीज का रेट मालूम किया जाता है तो उसको टाइम से डिवाइड करवा दिया जाता है। तो यहाँ आप जो रेट मालूम कर रहे हैं वो फ्लक्स का मालूम कर रहे हैं, तो हम किससे डिवाइड करवा देंगे, टाइम से डिवाइड करवा देंगे। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल इंडक्शन मालूम करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमने फार्मूला लगा दिया EMF इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन करंट डिवाइड बाय T। तो म्यूचुअल इंडक्शन को अरेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा EMF मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय करंट।
तो यहाँ पे ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.5 एक्सपोनेंशियल -3 हेनरी। देखें यहाँ पे 10 की पावर -3 मतलब इसको हम मिली भी, तो यहाँ पे आप 10 की पावर -3 की जगह पे मिली भी लिख सकते हैं, तो मिली हेनरी में कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब आगे जो हमसे उसने पूछा हुआ था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पूछा हुआ था, तो हम फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एन मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ई की वैल्यू हमारे पास क्या दे दी गई है, 0.045 डिवाइड बाय 500। तो 0.045 को 500 से डिवाइड करेंगे तो 9 एक्सपोनेंशियल -5 आ जाएगा। और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, वेबर, और वेबर पर सेकंड इसका क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। मजीद आगे की जानिब चलते हैं, सवालों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अब जो हमारे पास सवाल है, 3 रजिस्टर्स दे दिए गए हैं 2 ohms के, और उनको अरेंज करना है, उनको इस तरह से अरेंज करना है कि एक दफ़ा आंसर हमारे पास ये, दूसरी दफ़ा ये, तीसरी दफ़ा ये आए। तो सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर हो कि रजिस्टर्स को कितने तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहले फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन जो है हमारे पास, उसका फार्मूला होता है हमारे पास 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और सीरीज कम्बिनेशन का ये लिखा हुआ, वोल्ट करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है, वोल्टेज की यूनिट या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि 3 रेजिस्टर्स को कितने तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। 2 पैरेलल, 1 सीरीज, 2 सीरीज, 1 पैरेलल, और ये 2 पैरेलल, 1 सीरीज है। ये तीनों सीरीज के अंदर हैं और ये तीनों क्या हैं, पैरेलल के अंदर हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों तरीकों को एक दफ़ा जहन में या साइड वर्क के अंदर आप आंसर लाके चेक कर लीजिएगा कि इससे मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरीका इसके अंदर नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा तरीका नहीं है, जब तक हम सॉल्व नहीं करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम यही सॉल्व कर लेते हैं कि 2 हमने पैरेलल में लगाई हुई है, 1 क्या लगाई हुई है, 2 सीरीज में लगाई हुई है और 1 पैरेलल में लगाई हुई है, कनेक्ट की हुई है हमने। R1, R2, R3 तीनों हमें क्या दे दी हैं, 2 ohms दे दी हैं। RE हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वे क्या कर रहे हैं, कनेक्ट 2 इन सीरीज, 2 सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिए, 1 पैरेलल के अंदर। तो सीरीज के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले R4 हम यहाँ से निकाल लेंगे, R1 प्लस R2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ohm। नाउ अब जो हमारे पास बचा है, अब जाहिर सी बात है ये दोनों सॉल्व होकर हमारे पास, ये दोनों सॉल्व होकर हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये एक बन जाएगी इस तरह से। जब ये एक बन जाएगी, ये एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी। तो अब यहाँ से ये देखा जाए और इस रेजिस्टेंस को देखा जाए तो ये दोनों हमारे पास क्या है, पैरेलल में। ये दोनों हमारे पास क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने पैरेलल का फार्मूला लगा दिया है। R3 हमारे पास क्या है, R3 ये मौजूद है हमारे पास, R3 ये रहा, R3 हमारे पास क्या मौजूद है, R3 हमारे पास 2 है, और R4 हमने ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हमारे पास क्या आया है, 4 आया है। तो यहाँ पे हमने इधर इसको पुट कर दिया है। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 + 1/4, तो ये 3/4 हो जाएगा। घुमा देते हैं क्योंकि हमें 1/R ही नहीं निकालना, R ही निकालना है, तो ये हो जाएगा 4/3, और 4 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 1.333 ohms आ जाएगा। तो एक आंसर क्या हो गया हमारे पास, मैच हो गया। इसका मतलब पहला कम्बिनेशन हमने सही करा है। दूसरे कम्बिनेशन की जानिब चलते हैं। यहाँ पे अब हम 2 पैरेलल के अंदर हैं, 1 सीरीज के अंदर हैं, तो यहाँ पे हम बता देते हैं 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। सबसे पहले हम दोनों पैरेलल को सॉल्व कर देंगे। जब हम दोनों पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो फार्मूला हमारे पास क्या लग जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम ले लेंगे तो R4 जो हमारे पास आ गया है वो कितना आ गया है, 2/2, और 2/2 किसके इक्वल होता है। अब क्या है, जब ये 2 रेजिस्टेंस आप सॉल्व करोगे तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। जब ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगी, और वो एक रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 1 है। ठीक है, क्या मौजूद है, ये 1 हो जाएगी हमारे पास रेजिस्टेंस। जब ये रेजिस्टेंस 1 हो जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे दोनों किसमें हैं, पैरेलल के अंदर हैं। तो पैरेलल का फार्मूला हमारे पास, सीरीज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, दोनों सीरीज के अंदर आ रही हैं, तो R4 प्लस R3। R4 हमारे पास 1 है, R3 हमारे पास 2 है, दोनों को ऐड करेंगे 3 ohm। ये भी आंसर हमारा मैच हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ohm। अच्छा, तीसरा हमारे पास क्या है, तीनों को कनेक्ट कर देते हैं सीरीज के अंदर। जब हम सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे तो तीनों का फार्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 + 2 + 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 ohm। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला तरीका हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये इस तरीके से आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 3 रेजिस्टेंस को किस तरह से आपको कनेक्ट करना है।
आगे की जानिब बढ़ते हैं। एक और सवाल है इंपॉर्टेंट हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर। एक टंगस्टन वायर हमारे पास दे दिया है, उसकी रेजिस्टेंस हमें मालूम करनी है। यूज इन द फिलामेंट 60 वोल्ट बल्ब, एक 60 वोल्ट का बल्ब है हमारे पास और इज 240 ओम रेजिस्टेंस की 240 ओम रेजिस्टेंस दे दी है। व्हेन द बल्ब इज हॉट टेम्परेचर, उसका हॉट टेम्परेचर जो होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। व्हाट वुड बी द एस्टीमेट रेजिस्टेंस इन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें इसकी रेजिस्टेंस बतानी है। इससे रिलेटेड फार्मूले देख लेते हैं। हमारे पास आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी। डेल्टा डी आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर होता है और अल्फा हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है, जिसको सेंटीग्रेड इनवर्स से भी डिनोट करते हैं। डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास दे दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और रेजिस्टेंस भी दे दी है हमारे पास इस पे, यानी कि जब हमारा टेम्परेचर 20 होगा तो उस वक्त जो हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस होगी 240 होगी। और एक और टेम्परेचर हमें दे दिया गया है और साथ में अल्फा तो कांस्टेंट है, पेपर में आपको दिया हुआ होगा। ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, टंगस्टन की अलग होती है, कॉपर की अलग होती है। और दूसरा टेम्परेचर जिस पे हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे दी है। तो सबसे हमें कैलकुलेट क्या करना है, R20 मालूम करना है, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब मसला ये है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनिशियल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, आर नॉट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों से हम आर नॉट निकाल लेते हैं। तो फार्मूला लगा दिया है हमारे पास, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब डिवाइड हो जाएगा। 240 लिख दिया है हमने, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू लिख दी है, डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी की वैल्यू लिख दी है। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, बात एक ही होती है। तो आर नॉट यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 23.32। अब क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस निकालनी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वही फार्मूला लिखा है जो यहाँ लिखा था, सिर्फ फर्क क्या है, 20 लिखा हुआ है। आर नॉट हम निकाल चुके हैं 23.32, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, डेल्टा टी की वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है। पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25.5 ओम आ जाएगी। अब देखें यहाँ से आप देख सकते हैं जब टेम्परेचर 20 था तो कितनी रेजिस्टेंस आ रही थी हमारे पास, 240 थी, और जब 20 हो गया तो कितनी रेजिस्टेंस हो गई, 25 हो गई। तो ये रेजिस्टेंस क्या है जब आगे की जानिब चलते हैं, नए न्यूमेरिकल को अब जो न्यूमेरिकल है हमारे पास उसमें बात कर लेते हैं। वेलोसिटी और मोमेंटम हमें इस न्यूमेरिकल में मालूम करनी है। इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं साइड में भी लिख देता हूँ। एम नॉट होता है रेस्ट मास, एम होता है हमारे पास मास, ई नॉट रेस्ट मास एनर्जी होती है, इसका भी फार्मूला मैंने लिख दिया है और कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं और यूनिट भी मैंने यहाँ पर सबकी लिख दी है। आगे की जानिब चलते हैं। इस सवाल के अंदर हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, मोमेंटम, और बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 2E नॉट के। वेलोसिटी और मोमेंटम हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के डॉट ई। के डॉट ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2E नॉट, और 2E नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2E नॉट प्लस ई नॉट क्या आ जाएगा 3E नॉट। ई नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई नॉट का फार्मूला होता है एम नॉट सी स्क्वायर और ई का फार्मूला होता है एम सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, एम की जगह पे एम का फार्मूला लिख देंगे हम। अब हमारे पास क्या आ गया, एम इज इक्वल टू 3 एम नॉट, एम की जगह पे एम का फार्मूला लिख देते हैं। ये नजर आ रहा होगा आपको, ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब जो v हमें कैलकुलेट करना है वो रूट के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेते हैं ताकि रूट खत्म हो जाए। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लिया है हमने। c तीसरी वैल्यू है तो ये सबसे ऊपर चले जाएगी हमारे पास, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9c स्क्वायर माइनस 9v स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू को एक जगह कर लेते हैं, सी स्क्वायर एक जगह हो जाएगा, ये आ जाएगा 9v स्क्वायर इज इक्वल टू 8c स्क्वायर। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा। वी स्क्वायर हमें मालूम नहीं करना, वी मालूम करना है, रूट ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, अंडर रूट 8 जो होता है हमारे पास वो बराबर होता है 2 अंडर रूट 2 के, और सी का रूट हमारे पास सी स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सी आ जाएगा, और अंडर रूट 9 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मोमेंटम। अब हमें क्या बताना है, वेलोसिटी के मोमेंटम के बारे में बताना है। वेलोसिटी हमने बता दी है। मोमेंटम किसके बराबर होता है,
3m0 और v किसके बराबर होता है 2 अंडर रूट सी स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2 m0 c। आगे की जानिब चलते हैं, मजीद सवालों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अच्छा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, पार्शियल सीरीज, इससे रिलेटेड सारी बातें मैंने साइड में लिख दी हैं। लाइमन सीरीज के लिए एनएफ की वैल्यू 1 होती है, बाल्मर सीरीज के लिए एनएफ की वैल्यू 2 होती है, पार्शियल सीरीज के लिए एनएफ की वैल्यू 3 होती है। तो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। एनआई अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें देता है तो एनआई की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देता है तो एनआई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, हमेशा एक क्या ले लेंगे, हम ज्यादा ले लेंगे, ये याद रखिएगा। यानी कि अगर NF हमारे पास 5 है तो NI आप क्या लोगे 6, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में, याद रखिएगा। ये मैंने फार्मूले लिख दिए हैं और कौन सी चीज क्या होती है यूनिट के साथ मैंने यहाँ पे बता दिया है जो आपके काम आएगा। फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे हम। फार्मूला हमारे पास क्या है, NF 3 दे दिया है पार्शियल सीरीज के तहत, NI इन्फिनिटी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के तहत, और H कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, और रेडबर्ट कांस्टेंट यानी कि RH भी हमारे पास कांस्टेंट है। रिक्वायर्ड में हमें क्या मालूम करना है, एनर्जी मालूम करनी है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, H फ्रीक्वेंसी। H क्या है हमारे पास, प्लांक्स कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है। F क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है C अपॉन लैम्डा। तो अब पहले हमें लैम्डा निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। RH की जगह RH की वैल्यू पुट कर दी। NF क्या था 3 का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। इस वैल्यू को 9 से डिवाइड करवा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1.21। हमें 1 अपॉन लैम्डा मालूम नहीं करना, हमें क्या मालूम करना है लैम्डा, तो वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.21 एक्सपोनेंशियल 6। 1 से इसको डिवाइड करवाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 8.26 10 की पावर -7 मीटर। तो ये हमने क्या निकाल ली, वेवलेंथ निकाल ली। अब हम एनर्जी के फार्मूले की जानिब चलते हैं। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, H फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू लिख दी है। सॉल्व करा, आंसर किस में आ गया, जूल में आ गया। हमेशा याद रखें जूल को आप किस में कन्वर्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से डिवाइड करवाते हैं। जब आप डिवाइड करवाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मजीद सवाल को डिस्कस करते हैं। ये आखिरी सवाल है हमारे पास, फाइंड द मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन हमारे पास दे दी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास मास डिफेक्ट का जो फार्मूला है वो ये होता है, Z मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, N मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और मास डिफेक्ट की यूनिट kg होती है। ये मैंने सारी चीजें यहाँ पे बता दी हैं आपको साइड में। डेटा बना लेते हैं। मास ऑफ ड्यूट्रॉन, यहाँ पे H21 भी लिख सकते हो आप, ड्यूट्रॉन को इससे भी डिनोट करते हैं, मैंने DE से डिनोट करा है, तो मर्जी के ऊपर है ये आपकी। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है, पेपर में आपको गिवन होंगी। अच्छा, Z और N कैसे निकाला है, देखें भाई यहाँ पर अगर आप देखें ये है हमारे पास आपका ड्यूट्रॉन जो है, अगर आप उधर देखें तो ये आपको ड्यूट्रॉन दिया हुआ है। तो आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि नीचे वाला नंबर जो होता है वो Z होता है। Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, यानी कि 2 - 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि Z भी 1 है, Z जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, और N जो है वो भी हमारे पास 1 आ जाएगा। आगे की जानिब चलते हैं। मालूम क्या करना है हमें, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है। मास डिफेक्ट का फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। Z की वैल्यू हमारे पास 1 है, मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कांस्टेंट है, N की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारे पास कांस्टेंट है, मास ऑफ ड्यूटेरियम उसने सवाल में गिवन था। यहाँ पुट कर देंगे, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे 3.3472 आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -27। माइनस कर देंगे, माइनस करने पर 4.1 एक्सपोनेंशियल -30 आ जाएगा। मास डिफेक्ट हमने निकाल लिया है। अब क्या मालूम करेंगे हम, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा MC स्क्वायर। डेल्टा M हमारे पास कितना है 4.1 एक्सपोनेंशियल -30, और C की वैल्यू क्या है 3 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 8 की पावर का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है जूल में आ रहा है। जूल को आप किस में कन्वर्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से डिवाइड करवाकर। जब डिवाइड कर पाएंगे तो 10 की पावर 6 आ रही है। 10 की पावर 6 को आप मेगा भी लिख सकते हो उसकी जगह पे, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 2.30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई प्रॉब्लम हो, सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको आदम जी के इंपॉर्टेंट सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। अगर आपको कोई
प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया था, व्हाट्सएप पे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।